आतंकवाद। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद किसी दूर दराज के इलाके में छिपे कम पढ़े लिखे चरमपंथियों की तस्वीर, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पूरी तस्वीर ही अब पुरानी पड़ चुकी हो? क्या हो अगर असली खतरा सूट बूट पहने हमारे ही बीच काम करने वाले पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हों? तो आखिर सवाल ये है कि कोई आतंकवादी बनता कैसे है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से सरकारों को, समाजशास्त्रियों को, सबको उलझाकर रखा है। और अब तक हमारे पास इसके कुछ जाने पहचाने जवाब हुआ करते थे। देखिए, अब तक हम यही मानते आए थे कि कट्टरपंथ की जड़ें गरीबी में होती हैं, अशिक्षा में होती हैं, या फिर नाइंसाफी में। ये एक सीधा सा लॉजिक लगता था कि भाई, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिसे मौके नहीं मिलते, वही तो शायद हिंसा का रास्ता अपनाएगा। लेकिन अब जो पैटर्न सामने आ रहा है ना, वो बहुत ही परेशान करने वाला है। और ये हमारी सारी पुरानी समझ को पूरी तरह से चैलेंज कर रहा है। जरा सोचकर देखिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक डॉक्टर जिसका काम है जाने बचाना, वही एक बम धमाके का मास्टरमाइंड निकल आए? ये ख्याल ही डरावना है, और यही सवाल आज हमारी इस पूरी पड़ताल के सेंटर में है। और इसी चौंकाने वाली हकीकत ने एक नए टर्म को जन्म दिया है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। इसका मतलब है आतंकवाद का वो खतरनाक रूप जहां समाज के पढ़े लिखे, कामयाब लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल तबाही मचाने के लिए करते हैं। चलिए एक ताज़ा केस देखते हैं जिससे इस खतरे की गहराई समझ आएगी। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2025 में श्रीनगर में कुछ पोस्टरों से। फिर कुछ ही हफ्तों में एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, आदिल राज, और उसकी गिरफ्तारी से जो खुलासा होता है वो हैरान करने वाला है। एक पूरा नेटवर्क जिसमें उसी के जैसे कई और डॉक्टर शामिल थे। एजेंसियों को लगा चलो भाई खतरा टल गया, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। 10 नवंबर को दिल्ली एक धमाके से दहल जाती है। और आप जानते हैं खतरा कितना बड़ा था? उस डॉक्टर के पास से 2500 किलो विस्फोटक मिला। 2500 किलो, आप अंदाजा लगा सकते हैं? इतनी बड़ी मात्रा से तो कई शहरों को तबाह किया जा सकता था। और ये सब किसके पास था? एक ऐसे इंसान के पास जिसका काम जाने लेना नहीं, जाने देना था। तो ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर क्यों कोई पढ़ा लिखा सफल इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आतंक का रास्ता क्यों चुनेगा? चलिए इस मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पारंपरिक आतंकवादी होते थे वो अक्सर पैसे के लिए, या किसी मजबूरी में, या फिर किसी निजी बदले की आग में जलकर इस रास्ते पर आते थे। लेकिन व्हाइट कॉलर आतंकवादी की दुनिया ही अलग है। उसकी मोटिवेशन आइडियोलॉजिकल है। उसे लगता है कि वो बाकी दुनिया से ज्यादा समझदार है। उसे लगता है कि वो किसी बड़े मकसद के लिए लड़ रहा है, और उसका जो गुस्सा है वो उसे नैतिक गुस्सा मानता है। और अगर किसी को लगता है कि ये कोई नई बात है, तो वो गलत है। इतिहास में भी इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। अल-कायदा का सरगना उसामा बिन लादेन कौन था? एक इंजीनियर। उसका राइट हैंड अल जवाहिरी, एक सर्जन। और अगर भारत की ही बात करें तो इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों की नींव किसने रखी? पढ़े लिखे इंजीनियरों और आईटी प्रोफेशनल्स ने ही। तो फिर सवाल यह है कि इनकी एजुकेशन कहाँ गलत हो गई? एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो इस पहेली को सुलझाती है। शिक्षा लोगों को सवाल करने के औजार तो देती है, लेकिन हमेशा अपने ही यकीन पर शक करने की समझ नहीं देती। और बस यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है, जब ज्ञान अहंकार का रूप ले लेता है। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं होता। ये एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रेडिकलाइजेशन। मतलब आपकी सोच को धीरे धीरे कट्टर बनाना। सबसे पहले क्या होता है? रिक्रूटर्स कॉलेजों में या ऑनलाइन ऐसे होशियार, जोशीले युवाओं को ढूंढते हैं जिनमें दुनिया बदलने का जज्बा हो। फिर उन्हें ये यकीन दिलाया जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके समुदाय के साथ हो रहे अन्याय की वजह से है। इसके बाद उनके ईगो को हवा दी जाती है कि सिर्फ तुम ही हो जो इस सच्चाई को समझ सकते हो। और फिर आता है आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेप, जहां वो अपनी ही पढ़ाई लिखाई, अपने ही लॉजिक का इस्तेमाल अपनी नफरत को सही ठहराने के लिए करने लगता है। और एक बात साफ कर दूं, ये पैटर्न सिर्फ किसी एक धर्म या विचारधारा तक सीमित नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें हर तरह की विचारधारा में ऐसे पढ़े लिखे कट्टरपंथी मिल जाएंगे। इससे ये साबित होता है कि ये किसी एक ग्रुप की नहीं, बल्कि एक इंसानी फितरत का खतरनाक पहलू है।
जैसे 1970 के दशक में जर्मनी का बाडर मीनहॉफ गैंग, उसके सारे मेंबर्स यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे जो सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहते थे। या फिर जापान की रेड आर्मी को देख लीजिए, उसमें भी बुद्धिजीवी ही भरे पड़े थे। और भारत में तो हम देख ही चुके हैं, इंडियन मुजाहिदीन के बम बनाने वाले इंजीनियर और आईटी एक्सपर्ट्स थे। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। शिक्षा एक दोधारी तलवार है, इससे आप बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब सुरक्षा की लड़ाई का मैदान ही बदल गया है। अब लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि हमारे और आपके दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। अब हथियार बंदूकें और गोलियां नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ हैं। और दुश्मन कोई बाहर से आया घुसपैठिया नहीं, बल्कि हो सकता है हमारे ही बीच, हमारे दफ्तरों में काम करने वाला कोई प्रोफेशनल हो। अब जाहिर है, इस नए खतरे से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है। अब वो सिर्फ हथियारों की तस्करी पर नजर नहीं रख रही, बल्कि ऑनलाइन नफरत फैलाने वाले डिजिटल नेटवर्क को ट्रैक कर रही हैं। एनजीओज और फाउंडेशंस के जरिए होने वाले पैसे के लेनदेन की बहुत बारीकी से जांच हो रही है। विदेशी फंडिंग पर सख्ती की जा रही है। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब फोकस सिर्फ बैग में रखे बम पर नहीं है, बल्कि उस बम को बनाने वाले दिमाग पर है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात कि दुश्मन सिर्फ बाहर कहीं नहीं बैठा है, बल्कि कभी-कभी वो हमारे बीच ही होता है। ये जो वाइट कॉलर टेररिज्म है ना, ये हमारे आज के समाज के लिए एक आईने जैसा है, जो हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाता है। तो हम इस चर्चा को एक बहुत अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर लड़ाई का नया मैदान दिमाग है, तो इस लड़ाई को जीतने का तरीका क्या होगा? क्या इसका जवाब सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के पास है, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे समाज, हम सबको मिलकर इसमें कोई भूमिका निभानी होगी? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सबको मिलकर ही करना होगा।